प्यारे बच्चों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका आज के इस कक्षा 5 के हमारा परिवेश के क्लास में। तो बच्चों, जल्दी जल्दी आप अपनी कक्षा 5 की हमारा परिवेश की किताब खोल लीजिए और इसमें खोलिएगा पेज नंबर 89 अर्थात 89। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इसमें पाठ संख्या लिखी है 14 और पाठ का नाम लिखा है जल के गुण एवं जल प्रदूषण। बच्चों, आपको याद होगा कि जब हमने 13वां पाठ पढ़ा था जल है तो कल है, तो उसमें हमने जाना था कि न सिर्फ हम मनुष्यों के लिए बल्कि पशु पक्षियों और पेड़ पौधों के लिए भी पानी कितना आवश्यक है, कितना जरूरी है। बच्चों, भोजन के बिना तो हम कुछ दिन जीवित रह सकते हैं, लेकिन अगर हमें पानी नहीं मिलेगा तो शायद हम 1 या 2 दिन से ज्यादा जीवित नहीं रह सकते हैं। न केवल हम मनुष्य बल्कि पशु पक्षी पेड़ पौधे भी पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। हम लोगों ने बात की थी कि फसल बिना पानी के सूख जाती है अगर फसल को पर्याप्त मात्रा में खेतों में सिंचाई के लिए पानी ना मिले। आज हम लोग इस पाठ में बात करेंगे जल के गुणों के बारे में कि जल के और क्या-क्या गुण हैं। आप सोच रहे होंगे कि अब आज न जाने किन गुणों के बारे में बात करी जाएगी, तो आइए देखते हैं। पहले एक छोटी सी आप वीडियो क्लिप देखिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करते हैं। अब बच्चों, आप ये देखिए, आपके सामने एक कटोरी है और एक ग्लास है। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं पानी। ये मैंने कटोरी में पानी डाला और ये मैंने ग्लास में पानी डाला। क्या कटोरी और ग्लास में पानी डालने से आपको कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? आप देख रहे हैं जब मैंने पानी कटोरी में डाला तो वो कटोरी की आकार उसने ग्रहण कर लिया और जब ग्लास में डाला तो उसने ग्लास का आकार ग्रहण कर लिया। क्योंकि पानी एक तरल पदार्थ है तो जिस भी बर्तन में हम डालेंगे तो वो उसका स्थान घेर लेगा और उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। तो बच्चों, जैसा कि आपने इस वीडियो क्लिप में ये देखा कि पानी में बहने का गुण होता है और पानी जिस भी आकार के बर्तन में डाला जाता है वो उसी आकार का हो जाता है। इस बात को मैं आपको ज़रा दूसरे तरीके से भी समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे देखिए, आप ये देख रहे हैं एक मोबाइल है, ये एक ठोस आकार की चीज़ है। इसको अगर मैं अपने हाथ में ऐसे रख रही हूँ तो ये ऐसे ही रहेगा। बहुत से ज़्यादा अगर मैंने हाथ का डिसबैलेंस किया, मैंने हाथ का बैलेंस सही से नहीं रखा तो शायद ये नीचे गिर जाए। क्या ये नीचे गिरकर फैलेगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर वहीं मैं अपने हाथ में पानी डालती हूँ तो मेरे हाथ में जितना पानी आ पाएगा हथेली में वो तो आएगा और मैं लगातार अगर डालती रहूंगी तो वो पानी नीचे गिर के बहेगा। इसीलिए यहाँ बताया गया था कि जिन पदार्थों में बहने का गुण होता है, आप ध्यान दीजिए कि जिन पदार्थों में बहने का गुण होता है, इस तरह के पदार्थों को तरल पदार्थ कहते हैं। तरल पदार्थ यानी बहने का गुण। जैसे पानी है, तेल है, दूध है, ये सब तरल होते हैं, लिक्विड पदार्थ होते हैं और इनमें बहने का गुण होता है। पानी में बहने का गुण होता है। पानी का कोई अपना आकार नहीं होता है। पानी जिस प्रकार के भी बर्तन में रखा जाता है ये उसका आकार ले लेता है। जैसा कि अभी आपने प्रयोग में देखा था बच्चों कि पानी को जब हमने ग्लास में रखा तो वह ग्लास के आकार का हो गया, जब कटोरी में रखा कटोरी के आकार का हो गया। अगर मैं इस तरह से अपने हाथ में पानी लूंगी तो वो मेरे हाथ में उस आकार का हो जाएगा, यानी उसका कोई निश्चित आकार नहीं है। एक हाथ में मैं पानी लूं, एक हाथ में मैं मोबाइल लूं, इसका निश्चित आकार है, लेकिन अगर मैं पानी ले रही हूं तो उसका कोई निश्चित आकार नहीं है। यानी जिस भी बर्तन में रखा जाएगा वो उस आकार का हो जाएगा। हम कहीं पे डालेंगे, बर्तन में नहीं रखेंगे तो वो फैल जाएगा, बहने लगेगा। पानी जो स्थान घेरता है वो उसका आयतन कहलाता है। जैसे कि आपने देखा था अभी प्रयोग में कि पानी ग्लास में था, तो ग्लास में जो उसने स्थान घेरा था या कटोरी में जो उसने स्थान घेरा था वो उसका आयतन था। तरल पदार्थों को उनके आयतन के द्वारा मापा जाता है।
इसके माप की इकाई लीटर होती है। जैसे आप सब्जी खरीदते हैं, अनाज खरीदा जाता है, तो उसको नापा जाता है ना, उसको तौला जाता है, उसको तराजू में तौला जाता है। तराजू भी दो तरह के होते हैं, या तो वो बाट रख के दो पल्ले होते हैं उससे तौला जाता है, और आजकल इलेक्ट्रॉनिक तराजू निकल आए हैं जिसमें सामान रख के तौला जाता है। तो किलो में अगर तौला जाता है तो वो तरीका होता है। लेकिन जब हम द्रव्य को तौलते हैं यानी मापते हैं, उसको मेजर करते हैं, तो ये बर्तन तो आपने ध्यान से देखा होगा। दूध वाले भैया जी इस बर्तन को ही लेके आते हैं जिससे कि वो दूध मापने का काम करते हैं। ये बच्चों आधा लीटर को मापने का बर्तन है, 1 लीटर को भी मापने का इसी तरह से होता है। तो ये जो पानी को मापने की इकाई होती है उसको लीटर कहा जाता है, और इस तरह के बर्तन होते हैं जिससे कि उसको मापा जाता है, क्योंकि इसी में हम द्रव का आयतन देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और उसको माप सकते हैं। अब एक प्रयोग आप और देखेंगे जिसमें आप ये देखेंगे कि कौन कौन सी वस्तुएं द्रव में घुलनशील हैं और कौन सी वस्तुएं द्रव में घुलनशील नहीं हैं। अब बच्चों देखिए, ये 4 ग्लास यहाँ पे रखे हैं और इसमें बराबर की मात्रा में पानी रखा है। पहले ग्लास में हम डालते हैं चीनी थोड़ी सी, दूसरे ग्लास में डालते हैं नमक, तीसरे ग्लास में डाल रहे हैं एक चौक का टुकड़ा, और चौथे ग्लास में कुछ मोरंग, और चारों ग्लासेस को हम इस चम्मच से पानी को चलाएंगे। इसमें देखेंगे कि कौन से पदार्थ पानी में घुल जाते हैं यानी घुलनशील हैं, और कौन से पदार्थ पानी में नहीं घुलते हैं, अर्थात जो अघुलनशील पदार्थ हैं। अब देखिएगा ज़रा, ये चीनी है लगभग पानी में घुल गई है, नमक पानी में घुल गया है, लेकिन चौक का टुकड़ा पानी में बिल्कुल ज्यों का त्यों पड़ा है। और ये मोरंग है, ये भी पानी के नीचे बैठ गई है, इसमें नहीं घुली है। तो बच्चों इससे ये पता चलता है कि कुछ पदार्थ पानी में घुल जाते हैं और कुछ पदार्थ पानी में नहीं घुलते हैं। तो जो पदार्थ पानी में घुल जाते हैं जैसे चीनी और नमक, उनको विलेय कहा जाता है, और जो पदार्थ पानी में अघुलनशील होते हैं यानी कि वो पानी में नहीं घुलते हैं, उनको अविलेय पदार्थ कहा जाता है। तो बच्चों अभी आपने ये प्रयोग देखा, आपको पसंद आया होगा, क्योंकि भले ही मैं आपसे मौखिक तौर से बताती रहूं, एक वो चीज़ और वो चीज़ जो करके दिखाना, उसमें फ़र्क होता है। ये प्रयोग आप अपने घर में भी देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे मैंने इसीलिए आपको प्रयोग करके दिखाया कि आपने देखा कि कौन से पदार्थ पानी में घुल गए थे। आपने ये भी देखा कि कौन से पदार्थ पानी में नहीं घुले थे। तो कौन से पदार्थ पानी में घुले थे? बिल्कुल सही, पानी में घुले थे चीनी और नमक। बहुत आराम से जब उनको चम्मच से चलाया गया तो वो पानी में घुल गए थे। वहीं आपने इस प्रयोग में देखा था कि चौक और जो मोरंग के टुकड़े थे वो पानी में नहीं घुल पाए थे। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि सभी पदार्थ द्रव या पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो किसी द्रव में घुल जाते हैं, जैसे कि हम लोगों ने बात की थी अभी प्रयोग के दौरान नमक और चीनी की, तो ये पदार्थ जो द्रव में घुल गए थे वो विलेय पदार्थ कहलाएंगे। विलेय पदार्थ जिस द्रव में घुलेंगे उसको हम क्या कहेंगे? विलायक। जैसे अभी पानी में नमक घोला गया तो नमक हुआ विलेय और पानी हुआ विलायक। कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो द्रव में नहीं घुलते हैं, उन्हें अविलेय पदार्थ भी कहते हैं, जैसे चॉक पाउडर, रेत इत्यादि। इसके अलावा अभी जब प्रयोग में आपने देखा था कि पानी में मोरंग भी डाली गई थी और वो नहीं घुली थी। तो चाहे मोरंग हो, चॉक पाउडर हो या रेत हो,
तो जो अगर पानी में नहीं घुला तो वो अविलेय पदार्थ कहलाएगा। द्रव में किसी विलेय तथा द्रव में किसी विलेय पदार्थ के घुलने पर विलयन बनता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने प्रयोग किया था और देखा था कि पानी में नमक घोला या पानी में चीनी घोली, तो पानी में नमक और चीनी को घोलने पर जो घोल तैयार हुआ उसको ही बच्चों क्या कहा जाएगा? विलयन। तो एक बार फिर से मैं इस बात को आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि ऐसे पदार्थ जो द्रव में घुल जाते हैं वो विलेय कहलाते हैं, और वो जो द्रव होता है जिसमें विलेय घुलता है उसे हम विलायक कहते हैं। और विलेय और विलायक को घोल को उसको जो मिल के जो घोल तैयार होगा वो कहलाएगा विलयन। अब आप देखिए ये दो परख नली हैं और इसमें बराबर मात्रा में पानी है और दोनों में थोड़ी थोड़ी चीनी डालते हैं। देखते हैं किसमें चीनी जल्दी घुलेगी। ये जानने के लिए एक प्रयोग करने जा रहे हैं। इसमें सादा पानी है और चीनी डली भी है और इस परख नली को थोड़ी देर के लिए हम आग पर गर्म करेंगे। अब जब हम इसको गर्म करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जिसमें पानी गर्म हो रहा है और साथ में चीनी गर्म हो रही है। देखिए एक साथ डाली थी दोनों में चीनी, लेकिन जिसमें पानी पक रहा है यानी इसका ताप बढ़ रहा है, विलायक का ताप बढ़ा, चीनी घुल गई और इसमें आप देख रहे हैं उसी तरह से नीचे अभी चीनी जमी भी है, घुली नहीं है। अर्थात विलायक के ताप में वृद्धि होने पर विलेय की अधिक मात्रा खुल जाती है। तो बच्चों ये प्रयोग जो आपने देखा तो आपको समझ में आ गया हो कि जब हमें कोई चीज़ बहुत जल्दी तेज़ी से द्रव में घोलनी है तो हमें उसके लिए क्या करना है? जो द्रव का ताप है उसे बढ़ाना है, ठीक। लेकिन और भी तरीके होते हैं जिनसे कि हम पानी में या द्रव में किसी चीज़ को घोलने का काम जल्दी कर सकते हैं। जैसा कि अभी पिछले प्रयोग में आपने इससे पहले वाले में देखा था कि चीनी या नमक चलाया जा रहा था। चलाने से या हिलाने से अगर हम द्रव में किसी विलेय को जल्दी घुलाना चाहते हैं तो उसे अगर हिलाएंगे तो वो जल्दी से घुल जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि पदार्थ को अगर हम पीस लें, उसका पाउडर तैयार कर लें, तो वो भी बहुत जल्दी और आसानी से घुल जाता है। और तीसरा तरीका जैसा कि आपने प्रयोग में देखा कि क्या करना है, उसके ताप में वृद्धि करनी है। तो एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं कि विलेय पदार्थ को शीघ्र घोलने के लिए द्रव को हिलाना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये कि पाउडर में पदार्थ शीघ्रता से घुल जाते हैं और विलायक के ताप में वृद्धि होने पर विलेय बहुत तेजी से, जल्दी से और ज़्यादा मात्रा में घुल जाता है। अभी तक हम लोगों ने बात की उन चीज़ों के बारे में, उन पदार्थों के बारे में जो जल में आसानी से घुल जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे उन पदार्थों के बारे में जो जल में अघुलनशील होते हैं, यानी जो अविलेय होते हैं, जल में नहीं घुल पाते हैं। पिछले प्रयोग में आपने एक चीज़ और देखी थी कि चौक और मोरंग जल में घुल नहीं पाई थी, वो अविलेय थी। क्या इसके अलावा और भी कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो जल में अविलेय होते हैं? आइए देखते हैं। मोम और तारकोल जल में अविलेय है, यानी मोम और तारकोल को अगर हम पानी में मिलाएंगे तो वो पानी में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम उसे मिट्टी का तेल या पेट्रोल में मिलाते हैं तो वो बहुत आराम से उसमें मिल जाता है, विलेय हो जाता है। पानी और तेल भी आपस में नहीं मिलते हैं। एक बच्चों मैंने छोटा सा प्रयोग किया था और मैंने जान करके ये वाला प्रयोग आपके सामने नहीं किया। मैंने इसकी फ़ोटो डाली है और मैं चाहती हूँ कि ये प्रयोग आप खुद से घर में करके देखें। आप क्या करिएगा, किसी पारदर्शी ग्लास में या कटोरी में थोड़ा पानी लीजिए और उसमें बस सिर्फ 1 चम्मच आप तेल डाल दीजिएगा। मैंने इसमें सरसों का तेल इसलिए डाला था कि आप आराम से इसको देख सकें कि पानी है सफ़ेद
और सरसों का तेल आप देख रहे हैं ऊपर ऊपर तैर रहा है, ये है पीला। मैंने इसको चम्मच से बहुत मिलाया और जब आप प्रयोग करेंगे तो आप भी इसको मिलाने की हिलाने की कोशिश करेंगे। देखिएगा कि क्या वो घुलता है। नहीं घुलेगा, यकीन मानिए नहीं घुलेगा, क्योंकि पानी और तेल की प्रकृति विपरीत होती है। समान प्रकृति वाले पदार्थ होते हैं तो वो आपस में घुल मिल जाते हैं, लेकिन पानी और तेल की क्योंकि प्रकृति विपरीत है तो वो आपस में नहीं मिलते हैं। समान प्रकृति से आप सोचिए कि जैसे अगर दूध और पानी मिलाते हैं तो बहुत आराम से पानी में दूध या दूध में पानी मिल जाता है, लेकिन तेल पानी में नहीं मिलेगा। इसी तरह से मोम और तारकोल पानी में घुलनशील नहीं है, लेकिन मोम और तारकोल मिट्टी के तेल और पेट्रोल में विलय हो जाएगा उसमें, क्योंकि वो घुलनशील है। तो समान प्रकृति वाले पदार्थ समान प्रकृति वाले पदार्थों में ही घुलते हैं। पानी और तेल की प्रकृति क्योंकि विपरीत होती है तो इसलिए पानी और तेल आपस में नहीं घुल पाते हैं। अब बच्चों, जो वस्तुएं अगर पानी में नहीं घुल पाती हैं तो उनका क्या होता है, यानी वो वस्तुएं जो जल में अघुलनशील हैं, अविलेय हैं। तो जो वस्तुएं पानी में नहीं घुलती हैं वो या तो पानी में तैरती रहती हैं या फिर पानी में डूब जाती हैं। जो वस्तुएं पानी के ऊपर तैरती रहती हैं इस वजह से क्योंकि वो हल्की होती हैं और उनका घनत्व कम होता है, लेकिन जिन वस्तुओं का घनत्व ज़्यादा होगा वो पानी के अंदर डूब जाएंगी, उसमें बैठ जाएंगी। इसके लिए एक प्रयोग करके दिखाते हैं, आइए देखते हैं। अब बच्चों, ये देखने के लिए कि अगर कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जो पानी में घुलती नहीं हैं तो उनका क्या होता है। तो जो वस्तुएं पानी में घुलती नहीं हैं वो या तो पानी के ऊपर तैरती हैं या उसमें डूब जाती हैं। अब इस प्रयोग को देखने के लिए कि कौन सी वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं, मैंने एक ग्लास में डाली कुछ कीलें और एक ग्लास में मैंने डाला कुछ लैया के टुकड़े। अब आप देखिए कि कीलें पानी के अंदर डूब गई हैं और लैया जो है वो पानी के ऊपर तैर रही है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि जिन वस्तुओं में घनत्व ज़्यादा होता है वो पानी के अंदर डूब जाती हैं और जिन वस्तुओं का घनत्व कम होता है वो पानी के ऊपर तैरती रहती हैं। जल में घुलनशीलता के गुण के कारण कुछ ऐसे पदार्थ पानी में मिल जाते हैं जैसे साबुन, कूड़ा कचरा आदि, जो पानी को दूषित कर देते हैं। इस प्रकार जल के दूषित होने को जल प्रदूषण कहते हैं। इनके कारण पानी में सूक्ष्म जीव पनपते हैं जो बीमारियों का कारण होते हैं। जैसा कि अभी हम लोग इतनी देर से बात कर रहे थे जल में घुलनशीलता और अघुलनशीलता के बारे में, तो क्योंकि जल में घुलनशीलता का गुण होता है तो अक्सर क्या होता है कि कूड़ा कचरा हवा के द्वारा पानी में आ रहा है या लोग साबुन का पानी डाले दे रहे हैं तो उसकी वजह से तो वो पानी दूषित का मतलब खराब हो जाना, जिसका प्रयोग ना किया जा सके, तो वो पानी खराब हो जाता है, दूषित हो जाता है और इस प्रकार से पानी के दूषित होने को हम जल प्रदूषण कहते हैं। और जब जल दूषित हो जाता है तो उसमें तमाम तरह के सूक्ष्म कीटाणु और जीव पनप जाते हैं, जिनकी वजह से अगर हम उस पानी को पिएं तो हम बीमार भी हो सकते हैं। अब देखिए कि जल प्रदूषण किन किन कारणों से होता है। कारखानों से निकले हुए अपशिष्ट पदार्थ नदियों में छोड़े जाते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये इस चित्र में ये कुछ अपशिष्ट पदार्थ हैं जो सीधे नदियों में छोड़े जा रहे हैं और कितना गंदा और काला काला सा पानी निकल रहा है। तो अगर ये इस तरह से नदियों में लगातार छोड़ा जाता रहेगा तो जहाँ से हम स्वच्छ और शुद्ध पेयजल प्राप्त कर सकते हैं तो उसमें कमी होगी और हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा कृषि कार्य हेतु उपयोग में लाए जाने वाले कीटनाशक, उनसे भी जल प्रदूषित होता है। एक बहुत गलत प्रथा चली आ रही है कि लोग क्या करते हैं, अक्सर आज भी मैंने देखा है कि नदियों और तालाब के किनारे जाते हैं और कपड़े धोने का काम करते हैं या अपने पशुओं को नहलाने का काम करते हैं। कभी कभी लोग खुद भी नहाने का काम करते हैं। जैसे आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर बच्चे
और कुछ बड़े लोग भी पानी में नहाने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से पशुओं का नहलाना, कपड़े धोना, मनुष्य का स्वयं का नहाना, इससे भी तालाब और नदी का जल प्रदूषित होता है। एक और बहुत गलत प्रथा चली आ रही है कि लोग आज भी शौच के लिए शौचालय नहीं जाते हैं और नदी और तालाब के किनारे वो शौच करते हैं। ये भी एक बहुत बुरा कारण है जिसकी वजह से जल प्रदूषित होता रहता है। तो बच्चों, मैं ये चाहूँगी कि आप अपने घर के बड़ों को, आसपास के लोगों को भी इसके लिए जागरूक कीजिए, क्योंकि पानी का बहुत ही सीमित भंडार है। तो इस तरह से कपड़े धोकर, को नहलाकर, खुद नहाकर या तालाब और नदी के किनारे शौच करके हमें उस पानी को गंदा नहीं करना चाहिए। और अगर कोई इस तरह से करता है तो आप उसको रोकने का काम करिएगा। थोड़ा सा छोटा सा आपको गृह कार्य यानी होमवर्क भी दे रहे हैं। अब तक जो पढ़ाया वो बातें आपको समझ में आ गई होंगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत आराम से आप इस होमवर्क को कर लेंगे। पहला प्रश्न है इसमें, विलेय और विलायक से आप क्या समझते हैं? तो विलेय वो पदार्थ जो हम द्रव में घोलने जा रहे हैं और द्रव जो होगा वो विलायक कहलाएगा। विलयन क्या है? विलायक और विलेय को जब हम घोल लेंगे, मिला लेंगे, तो उसका जो मिश्रण तैयार होगा वो विलयन कहलाएगा। जल प्रदूषण किन कारणों से होता है? कारखानों से निकले हुए अपशिष्ट पदार्थ, कृषि कार्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले कीटनाशक, इसके अलावा नदी और तालाब के किनारे लोगों का कपड़े धोना, स्वयं नहाना, पशुओं को नहलाना, शौच करना, इन सब कारणों से जल प्रदूषण बढ़ता है। पानी में घुलने वाली किन्हीं दो चीज़ों के नाम लिखिए। इतनी देर से हम लोग बात कर रहे थे और ये आपको अच्छी तरह से याद होगा कि पानी में घुलने के लिए कौन सी दो चीज़ें हैं। जल्दी से बोलिए। जी हाँ, चीनी और नमक। लोहे की कील पानी में क्यों डूब जाती है? उसका घनत्व ज़्यादा होता है, इसलिए वो पानी में डूब जाती है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये क्लास आपको पसंद आया होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से पदार्थ जल में घुलनशील हैं, कौन से अघुलनशील हैं, समान प्रकृति वाले पदार्थ कौन से हैं, जिन पदार्थों की प्रकृति विपरीत होती है वो कौन से हैं, जल प्रदूषण क्या है और उसके कारण क्या हैं। अगले क्लास में हम लोग इसी के बारे में और बातें आगे करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि जल प्रदूषण अगर होता है तो उसकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां पनपती हैं, कौन कौन से खतरों का सामना हमें करना पड़ सकता है। तो बच्चों, अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपको ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद और शुभकामनाएं। धन्यवाद।